चले जी, सबसे पहले हमने चैप्टर 1 का आगाज़ किया था और चैप्टर 1 में हमने बहुत से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वगैरह देखी थी। बट हमारा मेन टारगेट था टाइप्स ऑफ डेटा। और टाइप्स ऑफ डेटा में हमने जो पढ़ा था वो हमने कहा था हमारे पास दो किस्म के डेटा होते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है और दूसरा आपके पास क्वांटिटेटिव होता है। ऐसा ही था मेरे बच्चों। और क्वालिटेटिव डेटा की कुछ मज़ीद टाइप्स होती हैं, क्वांटिटेटिव डेटा की कुछ मज़ीद, इतना हमने पढ़ा था। सही है। अच्छा, ये हमारे पास एक कंप्लीट हैंड आउट है चैप्टर 1 का। सही है। इसके क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। सही है। और इसके ऊपर मैंने आपको बेतहाशा एग्जांपल्स वगैरह भी दी थी, क्वांटिटेटिव की, क्वालिटेटिव की, किस तरीके से, और फिर एक्सेल की एक फाइल भी हमने डिस्कस करी तो किस तरीके से हमें ये चीज़ें हेल्प करती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास मजीद इसमें एग्जाम्पल्स आ रही थी, चीज़ें आ रही थी, सारी एक्सप्लेनेशन आ रही थी। ये सब कुछ हमने कवर कर लिया था। आपके लिए मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैंने यहाँ पे एक समरी नोट्स रखे हुए हैं आपके लिए और जिसमें मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। क्वालिटेटिव की डेफिनेशन है डिस्क्रिप्टिव नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटीज और कैटेगरीज। इतना समझ आता है। क्वालिटेटिव डेटा होगा वो नॉन न्यूमेरिकल होगा, समझ आता है। क्वालिटेटिव डेटा जो होगा वो आपके पास नॉन न्यूमेरिकल होगा। चले बच्चों जवाब देते हैं, जल्दी छेती छेती आ जाए। सही है। क्वालिटेटिव डेटा होगा वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव होगा। जब डिस्क्रिप्टिव होगा तो इसका मतलब है वो नॉन न्यूमेरिकल होगा। ये दो टर्मिनोलॉजी समझ आती है और ये आपको इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द क्वालिटीज और कैटेगरीज। तो क्वालिटेटिव डेटा इंफॉर्मेशन देगा क्वालिटी की। क्या ये वर्ड समझ आता है? तो डिस्क्रिप्टिव नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटीज और कैटेगरीज, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इसकी सब टाइप क्या है भाई? इसकी सब टाइप ये है कि इसमें एक नॉमिनल होता है डेटा जो कि अनऑर्डर्ड होता है। इसको किसी ऑर्डर्ड वे में या सिक्वेंशियल वे में आप अरेंज नहीं कर सकता। और दूसरी कैटेगरी आपके पास होती है ऑर्डिनल डेटा की, जिसमें ऑर्डर्ड कैटेगरीज में आप उसको अरेंज कर सकते हैं। सही, डेटा को किसी कैटेगरी में आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये बात और इसके ऊपर हमने बेतहाशा एग्जांपल्स भी ली थी और कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे लिख दी कि जो बैंक की ब्रांचेस हैं, सही है, जो बैंक की लोकेशंस हैं, ये सारा का सारा आपका नॉमिनल डेटा है। आप कराची को लाहौर से पहले नहीं लिख सकते, आप लाहौर को कराची से पहले नहीं लिख सकते। सही है। ये सारे के सारे आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये आपका अनऑर्डर्ड डेटा है। आप करंट अकाउंट को और नॉन करंट अकाउंट किसी एक को दूसरे पर तरजीह नहीं दे सकते। फिर आपके पास ऑर्डिनल डेटा आता है, आपके पास सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये एक कैटेगरी ऑफ डेटा है। इसको आप कर सकते हैं, इसकी आप एक न्यूमेरिकल सीक्वेंसिंग अरेंज कर सकते हैं। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल हाई, मीडियम, लो, ये आप कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आती है? इतनी समझ आती है बच्चों। फिर हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव डेटा, और क्वांटिटेटिव इज द मेजरेबल। एग्जैक्टली इसी का ऑपोजिट होगा। सही है। एग्जैक्टली इसी का ऑपोजिट होगा। ये नॉन न्यूमेरिकल है, ये मेजरेबल होगा, न्यूमेरिक होगा। इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटीज, वो इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटीज। तो बड़े आसान चीज़ों में आपके लिए समराइज कर दिया है। इसके दो सब टाइप है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट आपके पास काउंटेबल इंटीजर्स होते हैं, कंटिन्यूस जो होता है वो एनी वैल्यू इन रेंज। लास्ट क्लास में बच्चे ने पूछा कॉलर साइज 15.5 भी हो सकता है, तो किसी भी रेंज में हो सकता है। सही है। डिस्क्रीट काउंटेबल हो सकता है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बैंक्स में अगर आपने करी है तो वो डिस्क्रीट होगा, वो या तो 44 ट्रांजैक्शन होगी या 45 ट्रांजैक्शन होगी, वो 44.5 नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन आपका बैलेंस जो है या ट्रांजैक्शन अमाउंट जो है वो 44.5, 44 रुपये 50 पैसे का हो सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और इसके ऊपर भी हमने बेतहाशा एग्जाम्पल डिस्कस करी थी। तो जितना कुछ पढ़ा था, अगर आप मुझसे पूछें कि सर हमारे पास की टर्मिनोलॉजी, की वर्ड्स क्या होने चाहिए, तो आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर हो गया? और जितनी भी ऊपर चीज़ें आ रही हैं उसको वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, एग्जाम्पल्स दिए, उसकी लॉजिक बताई है, उसमें ठीक ठाक हमने चीज़ें करी हैं। वो सिर्फ एक बार पढ़ना है, लेकिन पेपर के लिए एटलीस्ट ये कीवर्ड्स याद होने चाहिए। ये हो सकता है। और फिर मैंने आपको मज़ीद एग्जांपल्स बता दी कि मैंने कहा क्वालिटेटिव, नॉमिनल, ऑर्डिनल। नॉमिनल में आपके पास ये कैटेगरीज आती हैं। क्या सिर्फ इतनी ही कैटेगरीज होती हैं मेरे बच्चों? तो आपने क्या करना है, आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस लिस्ट को मज़ीद ऐड करते रहना है। क्या ये बात समझ आती है? आप शॉपिंग करने जाएँ, आप चेक करें कि यार ये जो डेटा है ये नॉमिनल है कि ऑर्डिनल है। आप खाना खाने जा रहे हैं, आप मेन्यू देखें, आप ये देखें ये ऑर्डिनल है कि नॉमिनल। आप ऑर्डर दे रहे हैं, उसके बाद आपके पास बिल आ रहा है। जब बिल आपके पास आ रहा है तो आप ये देखें कि इसके अंदर कौन सी चीज़ ऑर्डिनल है, कौन सी नॉमिनल है, कौन सी डिस्क्रीट है। फिर वो आपसे फीडबैक मांग रहा है, सर्वे मांग रहा है, आप चेक करें कि वो डेटा किस नेचर का है। ये काम कर सकते हो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और फिर उसके बाद मेरे बच्चों, उसके बाद जब एंड में हमारे पास चैप्टर कंप्लीट होगा, जब एंड में हमारे पास इंशाल्लाह चैप्टर कंप्लीट होगा, तो हमारे पास पूरे चैप्टर की समरीज एंड की पॉइंट्स जो है वो आपके सामने इस तरीके से हाजिर कर दी गई है। सही है। डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा इज क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है, उसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, उसमें डिस्क्रीट, कंटिन्यूस है। जैसे आगे पढ़ते तो एंड में अगर 1 पेजर भी रिवाइज कर लोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। डन हो गया मेरे बच्चों? क्लियर है? XYZ आप पूछ रहे हैं पास्ट पेपर का, तो जो क्लास 1 में हमने पढ़ा था, जो क्लास 1 में पढ़ा था, ये उस क्लास 1 के MCQs हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा के।
ठीक है। और ये केस स्टडी है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा की। आज हमारी क्लास 2 है, तो क्लास 2 में हमारे पास क्लास 2 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं वो सारे एमसीक्यूज़ आपके सामने रखे हुए हैं, और उससे रिलेटेड हमारे पास अगर कोई सवाल है डेटा क्लासिफिकेशन के ऊपर तो वो भी है। तो क्लास वाइज आपके सारे हैंडआउट्स इस तरीके से अरेंज होंगे। और कोई सवाल XYZ लिमिटेड, ये सारे हैंडआउट शेयर हो जाएंगे और ये आपने ही करने होंगे। मेरी स्ट्रेटजी ये है कि अगर मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया आपको, एक टॉपिक का मैंने सब टॉपिक पढ़ाया ना, लाइक चैप्टर 1 में मैंने आपको क्या पढ़ाया, चैप्टर 1 में मैंने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ डेटा। तो जहाँ टाइप्स ऑफ डेटा हो जाएगा वो टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर आपको एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे और आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। और क्वेश्चन आपके पास दोनों किस्म के होंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी। ये आपका होमवर्क होगा, ये आपका क्विज होगा, ये आपका टेस्टिंग सिस्टम होगा। आपने पहले इसको अटेम्प्ट करना होगा और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर एक ड्राफ्टिंग क्लास रखूँ। डन हो गया? ये समझ आता है, ये टेक्निक समझ आती है। तो मैं आज की क्लास में प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि मैंने चैप्टर 1 के एमसीक्यूज और क्वेश्चन आपको देने हैं। तो मैं एमसीक्यूज और क्वेश्चन आपको दूंगा, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। अगली क्लास में जब डिस्कस करूंगा, मैं ड्राफ्ट कराऊंगा, तभी आपकी इंप्रूवमेंट होगी। तो चीज़ें सारी रेडी हैं, मैं सारी चीज़ें आपको ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा और सारे आंसर्स की सारे सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। ये अप्रोच समझ आती है मेरे बच्चों को? इसको एक बार कंपेयर कर लीजिएगा सीट एक्स से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस एक हैंडआउट में कितनी मेहनत लगी है। एमसीक्यूज में, क्वेश्चन बैंक्स में, समझाने में, एक्सप्लेन करने में, जो एक्सेल की फाइल्स बना रहा हूँ उसमें, जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ। आप एक बार सीट एक्स पढ़ने की कोशिश करिएगा और एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, दोनों कंपेयर करिएगा, आपको समझ आ जाएगा फ़र्क कितना है। डन हो गया? तो मेरे बच्चों, आज मुझे बता दो आज की क्लास का एजेंडा क्या है। तो आज की क्लास में तो हमने क्लास 1 में ये पढ़ लिया। आज की क्लास सेकंड है हमारी। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड द रिकॉग्नाइज द एग्जांपल ऑफ इट। सही है? ये आपके पास टाइप्स ऑफ डेटा था, ये आपके पास कैटेगरीज ऑफ डेटा। डन हो गया? यहाँ तक बात समझ आती है? और अगली क्लास में तो उससे पहले इन दो टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज और क्वेश्चन बैंक आपको दे दिए जाएंगे ताकि आप उसको अटेम्प्ट करो। अगली क्लास हमारी ड्राफ्टिंग की होगी। सेंस बनता है इस चीज़ का मेरे बच्चों? बेहतरीन हो गया। तो ये अप्रोच होगी और इस अप्रोच के साथ हम लेके चलेंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास का आगाज़ करते हैं कैटेगरीज ऑफ डेटा के साथ। हमारे पास अगला टॉपिक जो हम लर्निंग आउटकम 2 पढ़ने जा रहे हैं आज सेकंड क्लास में, उसका नाम है कैटेगरीज ऑफ डेटा। और कैटेगरीज ऑफ डेटा में हमारे पास डेटा जो होता है वो 3 किस्म का होता है। या तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, या वो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, या वो हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। सही है? इसके ऊपर मैंने पहली क्लास में केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करी थी। किसी को याद आ रही है? पहली क्लास में मैंने अमेज़ॉन की एक केस स्टडी आपके सामने डिस्कस करी थी, याद आ रही है? अमेज़ॉन के पास जितने भी रिव्यूज़ थे वो सारे के सारे क्या थे? अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स में जितने भी रिव्यूज़ आ रहे थे वो सारे के सारे क्या थे? लैपटॉप वाली, बिल्कुल सही कह रहे हैं बस। वो सारे के सारे एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था ना, वर्ड्स में लिखे हुए थे, वर्ड्स में चीज़ें लिखी हुई थी। सही है? उस वर्ड्स के ऊपर मैं कोई एक्सेल का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, उस वर्ड्स के ऊपर मैं कोई चीज़ नहीं कर सकता। अमेज़ॉन ने कहा यार ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, क्यों ना उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर कर दो। और उन्होंने AI टूल्स को यूज़ करा और AI टूल्स को यूज़ करके उन्होंने उस अनस्ट्रक्चर्ड से डेटा से लेबलिंग करी, रेटिंग्स डिटरमाइन करी, कैटेगरीज डिटरमाइन करी, और उससे उसको हेल्प ये हुई कि जो उनकी सेल्स प्राइस सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ गई और सेल्स रिफंड और क्लेम्स आना ऑटोमेटिकली कम हो गए, सिर्फ एक डेटा को चेंज करने से। आज की क्लास में हमारा फोकस होगा इंशाल्लाह कैटेगरीज ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। डन हो गया बच्चों? तो उसको स्टार्ट इस तरीके से करता है, बियॉन्ड क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। ये समझ आता है वर्ड? बियॉन्ड क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव डेटा कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड बाय इट्स फॉर्मेट और स्ट्रक्चर्ड। वी ऑफन टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सही है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा को। स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्री डिटरमाइंड मैनर, और स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्री डिफाइंड मैनर। थिंक ऑफ इट एज अ स्प्रेडशीट्स और डेटाबेस टेबल्स। हमेशा मेरे बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अगर एक्सेल में कोई काम कर रहे हैं, अगर आपका डेटा एक्सेल में हो रहा है, सही है, या सिस्टम जो होता है, क्योंकि एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में कॉलम्स आ रहे होते हैं और रॉज आ रही होती है। अगर एक्सेल में आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं, रॉज आ रही है, हर रो कोई ना कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा होगा और हर कॉलम उस डेटा के बारे में बता रहा होगा। आपने कभी बैंक से अकाउंट स्टेटमेंट निकाली है? तो अगर आप अकाउंट स्टेटमेंट निकालें तो ऊपर डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, टाइम आ रहा होता है, तो कॉलम में क्या लिखा हुआ आ रहा होता है भाई? कॉलम में आपके पास लिखा हुआ आ रहा होता है, कॉलम में आपके पास लिखा हुआ आ रहा होता है। जब आप अपनी सिंपल सी एक अकाउंट स्टेटमेंट देखेंगे, सिंपल सी अपनी एक अकाउंट स्टेटमेंट देखेंगे, तो अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर ऊपर आपको फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन का टाइम लिखा हुआ आ रहा होगा। सही है? फिर ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही होगी, फिर ट्रांजैक्शन की अमाउंट लिखी हुई आ रही होगी।
अमाउंट हो रही होगी, डेबिट हुई है कि क्रेडिट हुई है, और फिर आपको बैलेंस दिखा हुआ आ रहा होगा। ये याद आ रहा है? तो ये आप जब एक अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट करते हैं तो सिस्टम आपको इस तरीके से अकाउंट स्टेटमेंट कैसे जनरेट करके देता है? इसलिए जनरेट करके देता है कि सिस्टम पीछे जो डेटा है, जो बैंक के पास डेटा है, तो बैंक ने हर कस्टमर का इस तरीके से ट्रांजैक्शन को या डेटा को मैनेज किया हुआ होता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? तो आपके पास हमने लास्ट क्लास में एक एक्सेल की एग्जांपल भी देखी थी। तो हमने लास्ट क्लास में जो एक्सेल की एग्जांपल देखी थी मेरे बच्चों, तो वो जितना भी डेटा आ रहा था वो कौन सा डेटा था? स्ट्रक्चर डेटा वो है जो कि प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट पे होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, सही है। ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्री डिफाइंड मैनर, थिंक स्प्रेडशीट और डेटाबेस, सही है। अगर आपने एक्सेल की एक फाइल बनाई हुई है, पीछे सिस्टम में अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो वो यहाँ पे जाके ही रिकॉर्ड होगी, अगर टाइम है तो वो यहाँ पे जाके ही रिकॉर्ड होगा, सही है। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। मुझे एक बात बताएं, मिस्टर ए perform transaction that is withdrawal of cash rupees 50,000 on 23rd of September at 5 PM। मेरा बच्चा, ये भी डेटा है मेरे बच्चों, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ये भी डेटा है और यही चीज ये भी कम्युनिकेट कर रहा है। दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों सेम है, दोनों से मैसेज सेम कम्युनिकेट हो रहा है। लेकिन क्या दोनों का कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट है? क्या टाइम में कभी अमाउंट आ सकती है? क्या डिस्क्रिप्शन में कभी बैलेंस आ सकता है? जो अमाउंट और बैलेंस है, जो अमाउंट और बैलेंस है, ये क्वांटिटेटिव डेटा है। जो टाइम और डिस्क्रिप्शन है, जो टाइम और डिस्क्रिप्शन है, ये क्वालिटेटिव डेटा है। ऐसा ही है। लेकिन ये डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो रहा है, ये हम आज एक कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं। कैटेगरी ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को बात समझ आती है? बेहतरीन हो गया। और इसके ऊपर बेतहाशा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड चीजें हैं, बिल्कुल भी परेशान ना होना, सुकून से बस सुनना, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया। तो अगर हम स्ट्रक्चर्ड डेटा को लेके चलें, तो एक काम ये कर लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड सो दैट इट्स इजीली सर्चेबल इन डेटाबेस। इतना फॉर्मेटेड होता है कि अगर आप बैंक के पास जाएं और बैंक को बोलें कि मुझे 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक की स्टेटमेंट दे दो, तो क्या बैंक स्टेटमेंट आपको दे सकता है? मेरा बच्चा जल्दी, अगर आप बैंक के पास जाए और मुझे बोले, उसको बैंक को बोलेंगे मुझे 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक की, तो क्या वो आपको दे सकता है? सर वो आपको बिल्कुल दे सकता है। अच्छा, typically structured is stored in a tables with a rows and column। ये बात समझ आती है? with rows and column where each column is a defined data field attribute, where each column is defined data field attributes। क्या ये वर्ड समझ आता है मेरे बच्चों को? and each row is a record entry, and each row is a record entry। मेरे बच्चों बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। classic examples includes the excel spreadsheets, relational database SQL और any data in the fixed field। मैं इसकी बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ, सुनिएगा मेरी बात को। जब हम नॉर्मली ऑडिट कर रहे होते हैं तो ऑडिट में सबसे बड़ा जो हमारा रिस्क होता है ना, वो रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है, सही है। ऑडिट में बहुत बड़ा रिस्क होता है, रिस्क ऑफ फ्रॉड। और फ्रॉड के रिस्क के लिए हम करते क्या है, हम जर्नल एंट्रीज को सेलेक्ट करते हैं मेरे बच्चों। हम जर्नल एंट्रीज को सेलेक्ट करते हैं। और जर्नल एंट्रीज कौन सी वाली सेलेक्ट करते हैं? जर्नल एंट्रीज वो सेलेक्ट करते हैं जो राउंड नंबर की हो, 400 मिलियन, 500 मिलियन, सही है। या जर्नल एंट्रीज वो हो जो सैटरडे और संडे को पोस्ट की गई हो, या साल के टारगेट पूरे नहीं हो रहे तो ईयर एंड समझ आता है 31 दिसंबर, तो ईयर एंड के आसपास एंट्री पोस्ट की गई हो, या जो एंट्री पोस्ट की है वो सीएफओ ने पोस्ट करी है, ठीक है। तो मैं ऐसी एंट्रीज को देख रहा होता हूं जिनकी ये कैरेक्टरिस्टिक हो। क्या मैं बैंक के सिस्टम में जाके इन एंट्रीज को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं? मैं सिंपल सी एक कमांड डालूं कि मुझे हर वो एंट्री दे दो जो कि सैटरडे संडे 14 अगस्त 9-10 मुहर्रम को पोस्ट की गई हो। क्या सिस्टम से वो एंट्रीज में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं मेरे बच्चों? बेहतरीन हो गया। क्या मैं सिस्टम में जाके वो एंट्रीज जो कि ईयर एंड के आसपास एक्सट्रैक्ट हुई हैं, पोस्ट हुई हैं, क्या मैं उनको ले सकता हूं? क्या मैं ये देख सकता हूं कि एंट्री में क्या कोई एंट्री सीएफओ ने पोस्ट करी है? यस सर, मैं डेटाबेस को यूज़ करके इन सारी एंट्रीज को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, सही है। अब हमारे पास because of its neat organization, structured data is straightforward to retrieve and analyze using queries like find all customer aged 30 to 40 or total sales in quarter 1 or find all entries at the year end, file all entries with the round number, file all entries with the whole number, सही है। और इसी तरीके से हमारे पास जितने भी लेजर्स मेंटेन हो रहे होते हैं, जो कि आपको FR1 और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सिखाया जाता है, जो फाइनेंशियल लेजर मेंटेन होता है, टीचर आपको बार बार कहता है भाई ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को कॉपी करना है, ऐसा ही कहता है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उल्टे हाथ पे एसेट आएगा, सीधे हाथ पे लायबिलिटी आएगा, ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, इस पे ही आपने करना है। एसेट के नीचे PP लिखना है, एसेट के नीचे लायबिलिटी ना लिख देना, बैलेंस शीट तब भी मैच हो रही होगी, लेकिन एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है ताकि लोगों को पता चल जाए कि जब वो एसेट का टोटल देखे तो उसमें लायबिलिटी नहीं आ रही होगी। तो यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? बेहतरीन हो गया।
अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा की, जो कि ये एग्जाम्पल्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सही है, ये एग्जाम्पल्स हमारे पास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और इसका मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज जब पेपर आएगा तो वो किसी ना किसी इंडस्ट्री को ही पकड़ेगा मेरे बच्चों। ऐसा ही है ना, वो किसी ना किसी इंडस्ट्री का ही डेटा देगा, वो किसी ना किसी इंडस्ट्री के माइंडसेट से आपसे पूछ रहा होगा। तो मैंने कुछ इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे लिख दी है जिसके बेसिस पे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली इंडस्ट्री हमारे पास है कस्टमर रिकॉर्ड्स इन अ CRM। सही है, customer relationship management. A customer relationship management system might have a table of customers with column for name, ID, contract number, email, date of last purchase. Each customer is one row. This lets a company like a telecom और बैंक, तो हम किसको किसको कौन सी इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं, हम टेलीकॉम और बैंक को पढ़ रहे हैं। फिल्टर कस्टमर बाय सिटी और बाय फाइंड ऑल द ईमेल्स सेंड टू अ न्यूज़लेटर। सही है, तो अगर आपके पास बैंक है तो बैंक के पास क्या सारा का सारा कस्टमर का डेटा आ रहा होगा, क्या उस कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ रही होंगी बच्चों। अगर बैंक ने उन कस्टमर्स को कोई लेटर पोस्ट करना है तो क्या वो कर सकती है। अगर उसने ये देखना है कि वो कस्टमर जो पिछले 3 महीने में हमारे पास अकाउंट खुला के गए हैं और उनको हमने एक इन्विटेशन या वेलकम लेटर इशू करना है, क्या वो कर सकते हैं मेरे बच्चों। अगर हमने उनसे फीडबैक लेना है तो क्या वो कस्टमर की लिस्ट निकाल के फीडबैक ले सकते हैं। अगर उन्होंने बैंक ने ये देखना हो कि यार हमारे पास जो है वो कस्टमर कहाँ पे है, ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही है, कौन सी ATM में ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या वो ये डेटा निकाल सकता है बैंक, क्या वो उस ATM में जाके फिर कैश डिपॉजिट कर सकता है। पहली क्लास जो ओरिएंटेशन वाली दी थी उससे लिंक करना मेरे बच्चों। सही है, क्या वो चीज़ कर सकता है। सर ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं अगर आप ये कर लें। अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री ने मजीद टावर लगाने हैं, वो टावर कैसे लगाएगा मेरे भाई, जल्दी से बता दो। अगर टेलीकॉम ने मजीद टावर लगाने ताकि उसकी सर्विसेज और अच्छी हो, सिग्नल्स ड्रॉप ना हो रहे हो और वहाँ पे उस जगह पे इंटरनेट वगैरह प्रॉपर आ रहा हो, अगर उसने टेलीकॉम लगाना है, उसने अगर टावर लगाना है टेलीकॉम ने, प्यारे बच्चों वो टावर कहाँ लगा, क्या स्ट्रक्चर डेटा उसको हेल्प करेगा। वो ये चेक करेगा कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, कौन से शहर में डिमांड ज़्यादा है, कौन से शहर के किस इलाके में डिमांड ज़्यादा है। सही है, तो वो उसके बेसिस पे डेटा को अरेंज करेगा और उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग लेगा कि अगर लाहौर है और लाहौर में डिमांड ज़्यादा है और अगर पेशावर है, पेशावर में डिमांड कम है, तो लाहौर में टावर ज़्यादा लगने चाहिए, पेशावर में टावर कम लगने चाहिए। फिर उसके बाद अगला सवाल होगा कहाँ पे लगने चाहिए। क्या ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती है मेरे बच्चों। तो जो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा बड़ा गौर से आपने सुनना है बिकॉज पेपर उसी पैटर्न पे आ रहा होगा। उसके बाद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजैक्शन विथ फील्ड्स लाइक डेट, अमाउंट, अकाउंट, डिस्क्रिप्शन। सही है, तो आपका जितना भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन, डेट, अमाउंट, अकाउंट, डिस्क्रिप्शन। अब बैंक्स कोर बैंकिंग सिस्टम CBS will have highly structured transaction logs. For instance, each ATM withdrawal record at HBL or UBL might include the account number, ATM ID, time stamp, amount. Such data can easily roll up into the financial statement or audit trails. अगर मुझे आपसे इतना बता दें कि हमारे पास हर ATM में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है और उस ट्रांजैक्शन में हमें ये भी पता होता है कि टाइम क्या है, डेट क्या है। ये टाइम और डेट मेरा क्वांटिटेटिव डेटा है मेरे बच्चों, ये कौन सी ATM ब्रांच में हुई है या कौन सी ATM में हुई है, क्या ये मेरा क्वालिटेटिव डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा है। और फिर उसके बाद अमाउंट कितने की हुई है, कितनी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये मेरे पास क्वांटिटेटिव डेटा है क्या क्वालिटेटिव डेटा है। सर ये मेरे पास क्वालिटेटिव डेटा है। क्या इससे बैंक को ये हेल्प मिल सकती है कि उसने कहाँ पे जाके पैसे को डिपॉजिट कराना है, उसके कौन से ATM में डिमांड ज़्यादा है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने कार्ड डाला हो और कैश ना पड़ा हुआ हो। क्या ये डेटा उसको हेल्प कर सकता है प्यारे बच्चों। अगर ये डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा में होगा तो ये उसको बिल्कुल हेल्प कर सकता है। इसी तरीके से इन्वेंट्री डेटाबेस बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप एक माल ख़रीदने जा रहे हो और जैसे ही आप करो सेल लगी हुई हो और जैसे ही सेल लगी हुई हो और आप जैसे ही उस पर क्लिक करो तो फ़ौरन से लिखा हुआ आ जाता है आउट ऑफ ऑर्डर। ऐसा ही है मेरे बच्चों, जैसे ही आप ऑर्डर करते हो लिखा हुआ आ जाता है लास्ट फ्यू आइटम्स रिमेनिंग। ये आ जाती हैं चीज़ें आपके सामने। ये कैसे आ जाती हैं, बिकॉज डेटा इतना स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज हो रहा होता है उनके पास, इतना स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज हो रहा होता है कि उनको हर पॉइंट ऑफ टाइम पे पता होता है कि हमारे पास सुबह 100 क्वांटिटी थी, इतने ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, तो अगर 90 ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं तो सिस्टम फ़ौरन से कहेगा कि लास्ट 10 आइटम्स रिमेनिंग। अगर 100 के 100 हो चुके हैं सिस्टम फ़ौरन से बता देगा कि जी आउट ऑफ स्टॉक है मेरे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है। तो इन्वेंट्री की डेटाबेस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपका डेटा बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हो। जो मैंने आपको लैपटॉप वाली एग्जांपल दी थी, तो मैं लैपटॉप खरीदने के लिए जब जा रहा था तो मैंने कॉल करी और जब मैंने कॉल करी तो मैंने कहा यार कि आपकी वेबसाइट पे तो लैपटॉप आ रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी किस लोकेशन पे ये आ रहा है।
तो उसने कहा कि जी हमारे फला लोकेशन में ये लैपटॉप आ रहा है, इसके अलावा बाकी लोकेशंस में ये लैपटॉप नहीं आ रहा। एक कॉल सेंटर ने, जो कि शायद इंडिया से ऑपरेट कर रहा होगा, मैं यूरोप में बैठ के लैपटॉप खरीद रहा हूँ, उसने बड़े आराम से उसने मुझसे एक ही चीज़ पूछी, सर आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए? मैंने कहा मुझे ये लैपटॉप चाहिए। उसने कहा उसकी ये प्रोडक्ट आईडी है? मैंने कहा यस उसकी ये प्रोडक्ट आईडी है। उसने सिस्टम में प्रोडक्ट आईडी डाली, सिस्टम ने उसको फ़ौरन से बता दिया कि ये इन वेयर हाउस में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। प्यारे बच्चों, कि यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? आप कभी बैंक कॉल करें, आप कभी बैंक में कॉल करें और बैंक आपसे वेरिफिकेशन मांगता है, और जब वेरिफिकेशन मांगता है तो बैंक आपसे कहता है कि लास्ट 3 ट्रांजैक्शंस मुझे बताएं, और ट्रांजैक्शन आपने 2 मिनट पहले करी होगी, क्या बैंक के पास वो ट्रांजैक्शन आ रही होगी? तो बैंक आपका सिर्फ अकाउंट नंबर डालेगा, आपसे वेरिफिकेशन करेगा और उसके सामने बैंक स्टेटमेंट खुली हुई आ जाएगी, वो उन 3 ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर लेगा। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से यूनिलीवर के पास क्या स्ट्रक्चर डेटा होगा? यूनिलीवर इतना बड़ा ब्रांड है, पीएनजी का मैंने ऑडिट किया, इतना बड़ा ब्रांड है, जिलेट का मैंने ऑडिट किया, इतना बड़ा ब्रांड है, क्या यूनिलीवर, पीएनजी, जिलेट, मेरे प्यारे बच्चों, क्या इनके पास कोई स्ट्रक्चर डेटा होगा? सर इनके पास बिल्कुल स्ट्रक्चर डेटा होगा। चूँकि इनके पास स्ट्रक्चर डेटा होगा मेरे प्यारे बच्चों, चूँकि इनके पास स्ट्रक्चर डेटा होगा, तो स्ट्रक्चर डेटा उसको क्या हेल्प करेगा कि हमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा, हमें वेयर हाउस कहाँ पे बनाना चाहिए, हमें वेयर हाउस कहाँ पे बनाना चाहिए, ताकि कहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, किन शहर में। हमारे फूड पांडा वाली एग्जांपल याद है मेरे बच्चों? फूड पांडा वाली एग्जांपल याद है? जो कुछ मैं ये बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये पेपर ऐसा ही आएगा, खुदा का वास्ता है। फूड पांडा ने सिर्फ और सिर्फ पांडा मार्ट कैसे बना लिया? फूड पांडा ने पांडा मार्ट कैसे बनाया प्यारे बच्चों? फूड पांडा ने पांडा मार्ट स्पेसिफिक बनाया कि उनके पास सारे कस्टमर का डेटा था, कहाँ पे डिमांड आती है, किस टाइम पे इनके ड्राइवर फारिग बैठे हुए होते हैं, किस तरीके से उस टाइम पे कस्टमर्स नॉर्मली क्या कर रहा होता है, कस्टमर खाना नहीं खा रहा होता, कस्टमर ग्रोसरी नहीं जा रहा होता है। उन सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा को यूज़ करके उन्होंने पांडा मार्ट बनाया। और जब पांडा मार्ट बनाया तो कैसे 10 मिनट के अंदर आपके पास चीज़ें डिलीवर हो जाती है? बिकॉज उन्होंने वेयर हाउस अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में रखी है। वेयर हाउस कैसे रख रहे हैं? उनके पास डेटाबेस बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में था मेरे बच्चों। हेल्थ केयर, कभी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, वो आपका पेशेंट नंबर या पेशेंट नेम पूछता है और उसके सामने उसकी सारी हिस्ट्री आ जाती है बच्चों। ऐसा ही है, आप जाते हैं, आपने एक्सरे वगैरह कराया, वो आपसे कहता है, वो आपसे पर्ची नहीं मांगता। किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाए, वो आपसे कहेगा कि जी मुझे अपना आईडी दें या अपना पेशेंट आईडी दें। आप जैसे ही वो सिस्टम में आईडी डालेगा, जितनी भी एक्सरेज की रिपोर्ट है उसके आगे उसकी एक्सरे की रिपोर्ट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल वो फ़ौरन से उसका प्रिंट लेगा। कभी अगर आप आगा खान में, खुदा ना खासा कभी आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन अगर आप आगा खान में जाएँ तो आप डॉक्टर के पास बैठे हुए, डॉक्टर ने कहा कि फलां जगह से आप टेस्ट करवा के आ जाए। आप एक दूसरी बिल्डिंग में जाकर टेस्ट करवा कर आएंगे। टेस्ट करवाने के बाद वो आपसे बोलेगा, आप फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाए। वो डॉक्टर के पास आप जैसे ही जाएंगे, डॉक्टर वो आईडी नंबर सिस्टम में डालेगा और सारी एक्सरेज ऑनलाइन उसके सामने मौजूद हो जाएंगी। ऐसा ही है बच्चों, सारी रिपोर्ट्स उसके सामने पेश हो जाएंगी। ऐसा ही है। तो ये क्या हो रहा है? ये सारा का सारा कमाल है किस चीज़ का मेरे प्यारे बच्चों? सारा का सारा कमाल है कोई डेटा इतना स्ट्रक्चर्ड वे में है। उस कस्टमर, उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी, उसका टाइम आ रहा होगा, उसने कौन सी रिपोर्ट्स कराई हैं वो सारी कॉलम में आ रही होंगी, और नीचे उसकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कराई होगी, इसने लिवर का टेस्ट कराया, इसने ब्लड टेस्ट करवाया। सही है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके पास आ रही होंगी। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से दूसरी कैटेगरी हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की है। और हम एक काम ये करेंगे कि हम अगला काम ये करते हैं कि हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज़ द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा है। भाई ये ऑपोजिट है। इट लैक्स अ प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट। आपके लिए बोल्ड कर दिया ताकि आपको ये पता हो। यही प्री डिफाइंड फॉर्मेट कहाँ यूज़ हो रहा होगा? स्ट्रक्चर्ड डेटा में। और यही प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट कहाँ यूज़ हो रहा होगा? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में। यहाँ पे डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होगा, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। सही है। इट्स एसेंशियली एनी डेटा दैट इज़ नॉट इन अ स्ट्रिक्ट रॉ कॉलम डेटाबेस फॉर्मेट। जो व्हाट्सएप पे आपकी क्वेरीज हैं, जो जूम की चैट पे आपके मैसेजेस हैं, मेरे बच्चों ये कौन सा डेटा है? क्या इस डेटा से मैं कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ? मैं नहीं निकाल सकता। मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन क्या मैं फ़ौरन से निकाल सकता हूँ? क्या वो डेटा किसी कॉलम और रोज़ में अरेंज्ड है कि अगर मैं कहूँ कि यार मुझे ये चीज़ निकालनी है तो मुश्किल हो जाएगा बच्चों, ज़बरदस्त मुश्किल हो जाएगा। सही है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो लैक करता है प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट को। सही है, प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट पे लैक करता है। इट्स एसेंशियली एनी डेटा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ क्लास के बाद मैं आपसे कहूँ मुझे बताओ यार क्लास कैसे हुई, 1 से लेकर 5 तक रेटिंग देना। एक बच्चे ने 1 दी, दूसरे बच्चे ने 2 दी, तीसरे ने 3 दी, चौथे ने 4 दी, पाँचवें ने 5 दी। अगर आपने मुझे रेटिंग दी है, क्या ये रेटिंग एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है?
सर डिपेंड करता है। अगर आपने गूगल का फॉर्म भरा है, गूगल का फॉर्म हमें दिया है, एक चीज़ दी है और उसके अंदर कुछ सवालात आ रहे हैं और सवालात के आगे स्टार रेटिंग आ रही है, तब तो आपने डेटा बड़ा स्ट्रक्चर्ड डेटा वे में करा है, बिकॉज उसी जगह पे जाके आंसर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यार व्हाट्सएप पे मुझे आंसर देना कि आज की क्लास कैसी लगी, और वहाँ जो आप मुझे आंसर दे रहे हैं प्यारे बच्चों, वो डेटा कौन सा है हमारे पास? सर वो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। सही है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में हमारे पास सारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं मेरे बच्चों, हमारे पास सारी की सारी ईमेल्स आ जाती हैं, हमारे पास सारे के सारे सोशल नेटवर्किंग में जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह हो गई, जितनी भी आईडीज़ हो गई, वो सब आ जाती हैं। कॉल सेंटर वाले, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो कॉल सेंटर की रिकॉर्डिंग है प्यारे बच्चों, सही है, वो आपसे कहता है कि ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है सर्विसेज को मज़ीद अच्छी बनाने के लिए। तो वो जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, जितनी भी मीडिया पोस्ट हैं, जितने भी मैसेजेस हैं, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, जितनी भी इमेजेस हैं, जितनी भी वीडियोज़ हैं मेरे बच्चों, ये सारी की सारी क्या हैं, जल्दी से बता दें मेरे बच्चों। ये सारा का सारा डेटा एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ये किसी प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट पे नहीं है। सही है, प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट पे नहीं है। मेरे पास जो ईमेल्स आती हैं 10 क्लाइंट से आती हैं, कभी कौन सी आती है, कभी कौन सी आती है। सही है, मैं वेबसाइट अपना फेसबुक पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे पास डिफरेंट किस्म के इमेजेस वगैरह आ रही होंगी। सही है, मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट किस्म के आ रहे हैं। व्हाट्सएप पे क्वेरीज डिफरेंट तरीके से आ रही हैं। कोई बंदा कह रहा है कि सर प्लीज़ बता दीजिए कि किताब कब तक आएगी, कोई बच्चा कह रहा है किताब कब तक आएगी प्लीज़ बता दीजिए। कोई प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट नहीं, और फिर अचानक से एक बच्चा आके कह रहा है कि सर फीस कितनी है, फिर अचानक से एक बच्चा आके कह रहा है कोर्स कब कंप्लीट होगा, फिर अचानक से एक बच्चा आके कह रहा है कि अगली क्लास कब होगी, फिर अचानक से एक बच्चा आके कह रहा है सर ओरिएंटेशन यूट्यूब में कब अपलोड होगी। जितनी भी ये डेटा है ये किसी प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट और स्ट्रक्चर्ड पे नहीं है मेरे बच्चों। क्या तक बात समझ आती है? तो आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी रख दी गई है। सोशल मीडिया का जितना भी कंटेंट है प्यारे बच्चों, वो सारा का सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। क्या यहाँ पे अमेज़ॉन की केस स्टडी रेलिवेंट बनती है? क्या यहाँ पे अमेज़ॉन की केस स्टडी रेलिवेंट बनती है? बिल्कुल रेलिवेंट बनती है। सही है, उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने सारी की सारी चीज़ें, क्या यहाँ पे हमारे पास जितना भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था उसको यूज़ करके उन्होंने करा। अगर फॉर एग्जांपल पेप्सी पाकिस्तान कोई ऐड चलाता है और उसने ये देखना है कि ऐड के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, तो एक तो तरीका ये होगा कि वो क्वांटिटेटिव, सही है, वो जाके सेल्स की रिपोर्ट निकाल रहा है सिस्टम से ये चेक करने के लिए। लेकिन अगर वो ये चेक करे कि जो उसने पोस्ट अपने पेज पे डाली है, लिंक्डइन पे डाली है, ट्विटर पे डाली है, फेसबुक पे डाली है, इंस्टा पे डाली है, वहाँ पे लोगों के रिएक्शंस क्या हैं, क्या हा वाले रिएक्शन है, वहाँ पे लोगों के कमेंट्स क्या हैं। ये जो आपके पास इतना डेटा है प्यारे बच्चों, ये कौन सा डेटा है? क्या इससे भी इंफॉर्मेशन निकल सकती है? यस सर, इससे भी इंफॉर्मेशन निकल सकती है, और दुनिया आज एआई टूल्स तभी इस्तेमाल कर रही है कि उस डेटा से किसी तरीके से इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। सही है, तो यह हमारे पास जितना भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जो कस्टमर का फीडबैक होता है ईमेल्स के थ्रू, चैट्स के थ्रू, जो चैट्स वगैरह कर रहे होते हैं, आप कभी यूज़ करें तो आपके पास एक एआई बॉट आ जाता है जो कि आपसे कहता है कि जी मुझे बताएं आपकी क्या क्वेरीज है। तो आप जो उसके साथ चैट कर रहे होते हैं वो सारा का सारा डेटा कौन सा होता है मेरे बच्चों? सारा का सारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है। लेकिन क्या कंपनी उस सिस्टम को यूज़ करके ये एनालाइज कर सकती है कि नॉर्मली हमारे कस्टमर्स को मसला आ कहाँ पे रहा है? कॉल सेंटर में हमारे पास जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है, क्या वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है? वो जितना भी डेटा हमारे पास है, वो जितने भी हमारे पीडीएफ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्यारे बच्चों, जितने भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइन से पड़े हुए होते हैं, वो सारा का सारा डेटा हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। जितनी भी इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, ईच एंड एवरीथिंग इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। कमाल क्या है? कमाल ये है कि किसी तरीके से इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को या तो सेमी स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड कर दो विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स, ताकि आप एक इन्फॉर्मेशन ड्राइव कर सको। और इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ रहे होंगे। क्लियर हो गया बच्चों? एक ही सिस्टम में स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों हो सकता है, जिसको हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड, जिसको मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सही है, इसको हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। Falls between structured and unstructured. It does not reside in a traditional raw column database, but it does have some organizational properties. ये एक्सेल और रॉज में नहीं होता, ये रॉज और कॉलम्स में नहीं होता, लेकिन डेटा में कोई ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारे पास जितने भी अमेज़ॉन के रिव्यूज़ आ रहे थे वो सारे के सारे अनस्ट्रक्चर्ड थे। उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया था? जो उन्होंने कैटेगरीज बना ली थी कि बैटरी लाइफ क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, रिलायबल है कि नहीं है, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज़ बना ली थी, लाइक टैग्स बना लिए थे।
और मार्कर्स बना लिए थे, जिससे आसान हो जाता है कुछ डेटा से कोई इन्फॉर्मेशन, कीवर्ड्स, बिल्कुल सही कह रहे हो शाहज़ैब, कुछ आसान हो जाता है कि यार फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है तो उसके 5 कीवर्ड्स ये हैं और इस 5 कीवर्ड से एटलीस्ट ये एक्सेल और रॉज में नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें मार्कर्स आ रहे हैं, इसमें टैगिंग आ रही है, इससे हेल्प मिल जाएगी बच्चों को या स्टूडेंट्स को या कस्टमर्स को इस प्रोडक्ट के बारे में मालूमात करने के लिए। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? क्लियर हो प्यारे बच्चों? तो यहाँ जो हमारे पास डेटा होता है, यहाँ डेटा होता है वो एक्सेल और वर्ड में नहीं होता है, ना ये अनस्ट्रक्चर्ड है ना ये स्ट्रक्चर्ड है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूँ। ईमेल, ईमेल के स्टार्टिंग में लिखा हुआ आता है फ्रॉम, टू, टाइम, सब्जेक्ट। ये कौन सा डेटा है? ईमेल का नीचे जो कंटेंट आ रहा है, डियर सर उम्मीद करता हूँ आप यहाँ खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये कौन सा डेटा है? तो ओवरऑल आपकी जो पूरी ईमेल हो गई, क्या ये स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है? क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया मेरे बच्चों, सही है। अच्छा एक चीज़ सुन ले मेरे बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया, अब सारी एक्सप्लेनेशन, सारी एग्जाम्पल्स के बाद सबसे आसान चीज़ क्या है? स्ट्रक्चर्ड, rigidly organized in a predetermined fields or record, easy to store in tables and database। क्या ये वर्ड समझ आता है? इतना समझ आता है? Unstructured, no fixed format, content varies freely requiring interpretation। क्या ये वर्ड समझ आता है? Semi structured, not stored in tables but contains markers or tags to organize data, more structured than a raw text। क्या ये बात, क्या इतना समझ आता है मेरे बच्चों को? जेसॉन को एक्सप्लेन करेंगे XYZ, बिल्कुल टेंशन ना लो बेटा, और एक्सेल से ही जेसॉन अप्लाई हो जाता है, बिल्कुल टेंशन ना लें। इतना समझ आता है बच्चों? एक्सेल दिख रहा है आपके पास? ऑर्डर आईडी जो कॉलम है उसमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, सही है। और हर जैसे जैसे एक ट्रांजैक्शन होती रहेगी आपके पास नीचे उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। जो प्रोडक्ट का नाम है ये क्वांटिटेटिव डेटा है कि क्वालिटेटिव डेटा है? जो लोकेशन है या परचेज डेट है वो क्वालिटेटिव डेटा है कि क्वांटिटेटिव डेटा है? जो प्राइस है वो क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है? और ये जो डेटा इस कॉलम और रोज में अरेंज्ड है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है या सेमी स्ट्रक्चर्ड है? क्लियर है? तो जब स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा तो कितना आराम से मैंने देख लिया कि इस्लामाबाद में सेल्स कितनी हो रही है, कराची में कितनी हो रही है, लाहौर में कितनी हो रही है, मुल्तान में कितनी हो रही है, कोयटा में कितनी हो रही है, और टोटल सेल्स की अमाउंट इतनी है। कितने आराम से मैंने देख लिया कि मैं कंप्यूटर का बिजनेस करता हूं तो ऑडियो डिवाइसेस कितनी बिकी, कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स कितने बिके, कंप्यूटर डिवाइसेस कितनी बिकी, कंप्यूटर कितने सेल हुए, ड्रोन्स एंड कैमरा कितने सेल हुए, गेमिंग कितनी हुई, होम अप्लायंसेस कितनी हुई, किचन अप्लायंसेस कितनी हुई, ऑफिस इक्विपमेंट, ये अमाउंट आ गई। अमाउंट में ये ऑर्डिनल है कि डिस्क्रीट है? डिस्क्रीट डेटा कि कंटिन्यूस डेटा है? मेरा बच्चा ज़बरदस्त। और फिर मैंने कुछ कैटेगरीज बना ली कि मेरी टॉप 10 कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा सेल्स 20% इसकी हो रही है, जो कि क्या है, जो कि कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की प्रोडक्शन कम कर दूं या कंप्यूटर की प्रोडक्शन ज़्यादा कर दूं? मेरा बच्चा ज़बरदस्त। क्या समझ आता है? अच्छा ये कौन सा डेटा है भाई? पहला बंदा कह रहा है अच्छा ये चूंकि एक्सेल में बनाया है तो इसको स्ट्रक्चर्ड ना बोलिएगा, ये एक्सेल में है तो उसको स्ट्रक्चर्ड ना बोलिएगा, तो आपको समझाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास एक वर्ड की फाइल आ रही हो और वर्ड की फाइल में लिखा हुआ आ रहा हो, द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट इज टेरिबल, आई कांट फाइंड एनीथिंग एनी मोर एंड इट कीप्स क्रैशिंग, आई हैव बीन अ लॉयल कस्टमर फॉर ईयर्स बट दिस इज मेकिंग मी कंसिडर स्विचिंग टू अ कॉम्पिटिटर, आई एम सो हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, द क्वालिटी इज ग्रेट एंड इट वॉज डिलीवर्ड अ डे अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, 5 stars, this is the best headest I have ever owned, the sound quality is amazing and the noise cancellation is flawless, highly recommended। प्यारे बच्चों जो डेटा आपके पास आ रहा है, ये क्या है? ये सारा का सारा डेटा आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड है। अगर इसको आपने किसी तरीके से अगर आपने इससे इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, और अगर आप इसको इन्फॉर्मेशन इस तरीके से निकालें कि मैं इसमें टैगिंग कर देता हूँ कि पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है, और अगर पॉजिटिव आया है तो किन प्रोडक्ट्स में आया है, और अगर नेगेटिव आया है तो किन प्रोडक्ट्स में आया है। अगर ये डिस्क्रिप्शन मुझे किसी तरीके से ये टैग्स और मार्कर करके दे दें, तो प्यारे बच्चों अब यही डेटा जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है, अब ये क्या कहलाएगा? अब ये सेमी स्ट्रक्चर्ड कहलाएगा, सही है। ये अभी भी रोज और कॉलम फॉर्मेट पे नहीं है, लेकिन ये एटलीस्ट आपको बिल्कुल, ये रॉ फॉर्म है, ये बिल्कुल रॉ फॉर्म है, लेकिन ये आपको कोई इन्फॉर्मेशन अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी इसकी मार्किंग कर ली, थोड़ा सा प्रोडक्ट हाईलाइट कर लिया, प्रोडक्ट क्या है, बच्चा खुश क्यों है, क्योंकि डिलीवर्ड अर्ली हो गया है, क्यों ये नाराज़ है, क्योंकि न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल। अगर इस तरह की टैगिंग और मार्केटिंग जो कि किसने करा था, जल्दी से बता दें, जो कि किसने करा मेरे बच्चों, जो कि अमेज़ॉन ने किया, और अमेज़ॉन ने जब ये करा तो फिर जाके हमारे पास एक चीज़ आ गई जो कि वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में कर दिया। ओ मेरे भाई ये कौन सा डेटा है? इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है कि टाइम स्टैम्प इतने बजे, यूज़र जो था वो अली खान था, एक्शन जो था उसने लॉगिन किया था, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया था और उसने कराची से किया था। बिलाल हुसैन यूज़र था, एक्शन उसने पेज व्यू किया,
प्रोडक्ट उसने लैपटॉप देखा, google.com से देखा, लोकेशन उसकी कोयटा थी और जो उसने प्रोडक्ट देखा वो ये वाला देखा। मेरे बच्चों उसमें मार्कर्स आ रहे हैं, देखें टैग्स आ रहे हैं इसके अंदर टैग्स आ रहे हैं, इसके अंदर टाइम आ रहा है, इसके अंदर यूज़र कौन है वो आ रहा है, उसने एक्शन क्या करा वो आ रहा है, उसकी लोकेशन क्या थी वो आ रहा है। बच्चों ये डेटा आपके पास, ये है वर्ड की फाइल ही, सही है, ये प्लेन टेक्स्ट है, लेकिन क्या मैं इसकी मदद से इस डेटा की मदद से क्या मैं कोई टैग्स और मार्किंग आ रही है इसके अंदर, क्या इस टैग्स और मार्किंग को मैं स्टेबल फॉर्मेट पे लेके आ सकता हूँ कि अली खान था, लॉगिन करा, सक्सेसफुल हुआ, कराची से करा, आयशा अहमद थी, फाइल डाउनलोड करी कराची से, सही है, हिना असलम था, चेकआउट कर गया मुल्तान से, कामरान भट्ट था, सर्च कर रहा था प्रोडक्ट को, लाइबा जावेद थी, ऐड टू कार्ट, लाइबा जावेद ने प्रोडक्ट पसंद भी कर लिया और कार्ट में ऐड भी कर लिया लेकिन माल ख़रीदा नहीं, क्या उसको मैं ऐड दिखा दूँ, क्या मैं उसको ऐड दिखा दूं, क्या मैं उसको 20% का डिस्काउंट दे दूं? मेरे बच्चों क्या इसमें कोई टैगिंग और मार्किंग आ रही है? क्या इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में कोई टैगिंग और मार्किंग आ रही है? क्या आपको पता चल रहा है कि रिव्यू किसने दिया, किस टाइम पे दिया, किस प्रोडक्ट पे दिया, क्या कोई प्रॉपर मार्किंग आ रही है? लेकिन क्या आपके पास सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में आपको पता चल रहा है? ये देखिएगा मेरी बात को, जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ ये टैग्स और मार्कर है और उसके आगे जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है आपको बच्चों समझ आ रहा है? तो अगर आपके पास डेटा इस तरीके से हो कि प्लेन टेक्स्ट वगैरह में हो लेकिन उसमें टैग्स और मार्कर आ रहे हैं तो वो डेटा आपके पास क्या कहलाएगा कि एटलीस्ट उससे एक ब्रॉडर हेडिंग आपको दिख रही है और उसको यूज़ करके आप डेटा को एटलीस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये डेटा आपके पास कौन सा कहलाएगा? ईमेल का जो कंटेंट लिखा हुआ है वो सारा का सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, लेकिन ईमेल में टू फ्रॉम डेट जो आ रहा है वो आपके पास कौन सा कहलाएगा मेरे बच्चों? तो यार XYZ लिमिटेड ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को अगर आप एक्सेल में क्वेरी लगा के JSON टेक्निक अप्लाई करेंगे तो वो आपको डेटा इस तरीके से अरेंज करके दे देगा और ये डेटा अब आपके पास स्ट्रक्चर्ड हो चुका है। ये कौन सा है? क्या अब मैं इसमें फ़िल्टर लगा सकता हूँ? क्या इस डेटा में फ़िल्टर लगा सकता हूँ? क्या मैं इस डेटा पे डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ? मैं करते इसमें भी सकता हूँ लेकिन इसमें टाइम लगेगा बहुत डेटा को एनालाइज करने। और ये कैसे होता है? डेटा प्रिपेयर करा, चलो ये भी सिखा रहा हूँ, आगे जाके हैंड ऑन कोर्सेज में काम आएगा। डेटा को पावर क्वेरी में लोड करना है, उसके बाद JSON में डेटा ट्रांसफ़र करना है, एक्सपेंड द रिकॉर्ड करना है, लोड द क्लीन डेटा इनटू एक्सेल, सारे के सारे स्टेप आपके लिए यहाँ पे मौजूद कर दिए गए। आगे जाके काम आएगा। अभी कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं ये हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम ये ज़रूर पढ़ रहे हैं कि हमारे पास डेटा की 3 कैटेगरी होती है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को बात समझ आती है? बेस्ट हो गया। तो बच्चों थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अगली क्लास 2 दिन बाद होगी, 3 दिन बाद होगी। क्या उससे पहले मेरे बच्चे MCQs अटैम्प्ट कर लेंगे 2 क्लासेस के? क्या मेरे बच्चे 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन? सारी चीज़ें मैं दूंगा और आपका आंसर चेक होगा। क्या ये काम आप कर लेंगे? और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ा उसके ऊपर मैं इन्हीं के ऊपर ड्राफ्टिंग रख लूँगा बच्चों। क्या कहते हो? बेस्ट हो गया। तो इतनी सारी एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन आपको समझाई मैंने, सही है। हर चीज़ के ऊपर एक्सेल की कोई ना कोई फाइल होगी ताकि आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि चीज़ें किस तरीके से अप्लाई होती है, ताकि आप चीज़ देखें, मेरा एक्सपीरियंस समझें तो उससे फ़ायदा होगा। और फिर उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें आपको मज़ीद आसान करने के लिए यहाँ पर भी लिख दी गई है। तो पेपर से पहले ये समझना है, सही है बच्चों, ये समझना है। ऊपर जितना कुछ पढ़ाया 3-4 पेज, ये समझने के लिए, ये याद करने के लिए नहीं है। याद करने के लिए पेपर से पहले क्या है? सिर्फ इतना। याद करने के लिए, रिवीजन के लिए पेपर से पहले क्या है? सिर्फ इतना। और फिर एंड में हमारे पास जो समरीज एंड की पॉइंट्स आ रही है। तो जब हर टॉपिक को आपने कर लिया और पूरे चैप्टर को जब आपने रिवाइज करना होगा तो आराम से बैठ के आप कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। बेस्ट हो गया। स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड में होगा ये कि जो आपके पास सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा वो किसी एक्सेल या रॉज में नहीं आ रहा होगा आपके पास। जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा वो एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट पे होगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कोई किसी प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट पे नहीं होगा। नॉट इन ट्रेडिशनल टेबल्स बट यूजेस द टैग्स और मार्कर्स। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो अगर मैंने किसी को घेरना हो कि यार ये जो लाइबा है ये तो फुल मूड में है एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो इसको ऐड दिखा दो, उसको उस प्रोडक्ट की ऐड दिखा दो। इसने सर्च क्या करा? इसने सर्च लेनोवो का लैपटॉप करा, तो अब उसको सिर्फ लेनोवो के लैपटॉप की ऐड दिखाते रहो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? तो बच्चों अभी हम MCQs करेंगे, फिर हम पास्ट पेपर्स करेंगे, फिर इन चीज़ों का आप अटैम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैं ड्राफ्ट कराऊंगा, तो अच्छा नहीं हो जाएगा? तो आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा। आज की क्लास में किस तरीके से डिफरेंट, चाहे FMCG हो, चाहे बैंक हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे फूड पांडा हो, चाहे अमेजोन हो, किस तरीके से चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं और उन सारी चीज़ों के ऊपर हम किस तरीके से बच्चों कुछ फ़ायदा हो रहा है। हमारी दूसरी क्लास है आज ये। बेस्ट हो गया बच्चों। तो इस अप्रोच से चलेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लाजमी होगी।